हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बड़े विवादित यानी कंट्रोवर्शियल और फेमस मूवी के बारे में बताएंगे क्योंकि हाल ही में फिल्म द केरल स्टोरी लोगों को काफी पसंद आ रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विवाद भी है। मगर इसकी संजीदा कहानी लोगों को थिएटर तक लाने में कामयाब रही है। इससे पहले भी ऐसी कई मूवीज बन चुकी हैं और ये फिल्म आपको पसंद आई तो आपको इसके जैसी इन फिल्मों को भी देखना चाहिए जो हम इस लिस्ट में बताने वाले हैं। नंबर 1, जोगी। 1984 की सिख विरोधी दंगों पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें साल 2015 में आई फिल्म 31 अक्टूबर, साल 2003 में फिल्म आई हवाएं और साल 2014 में फिल्म आई कौम दे हीरो और इसके बाद साल 2014 में सन 84 जस्टिस रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों में साल 1984 में हुए दंगों और उनसे होने वाले कत्लेआम को अलग अलग नजरिए से पेश किया गया है, लेकिन इन सबसे अलग नजरिए से दंगों की दिल दहला देने वाली दास्तान फिल्म जोगी में दिखाई गई है। गुंडे, सुल्तान, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्में बनाने वाले अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म जोगी की कहानी शुरू होती है 31 अक्टूबर 1984 की तारीख से, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसक घटनाओं और तलवार और गोलियों की गूंज से शुरू होती है और इस दौरान पूरे देश भर में दंगे भड़क उठते हैं। आप ये सारे सीन्स देखकर सहम जाएंगे और इमोशनल हो जाएंगे। दिल्ली की एक जगह त्रिलोकपुरी भी इनसे अछूता नहीं रहा। वो त्रिलोकपुरी जहाँ इस फिल्म के लीड कैरेक्टर जोगिंदर उर्फ जोगी, जिसे निभाया है दिलजीत दोसांझ ने, जहाँ वे अपने परिवार, दोस्त, पड़ोसियों के साथ काफी घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन हिंसा भड़कते ही ये पड़ोस उजड़ने लगता है, परिवार बिखरने लगता है, साथ रह जाती है तो बस दोस्ती। 1984 के एंटी सिख दंगों का बैकड्रॉप लेकर बनाई गई फिल्म जोगी और उसके दोस्तों की कहानी है और साथ ही कैसे ये लोग ऐसे हालातों में इंसान और इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे का साथ देकर इन मुश्किल हालातों में फंसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, द कश्मीर फाइल्स। 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल ने देश ही नहीं दुनिया भर में कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर जैसे बड़े कलाकारों वाली इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी 1990 में कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पर असल में हुए जुल्म और अत्याचारों को दिखाती है। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर पंडितों के साथ हुए अन्याय और उनके दुखों को दिखाया है। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहे कृष्णा यानी एक्टर दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित, जिस किरदार को निभाया अनुपम खेर ने, अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आता है। कश्मीर से जुड़े अतीत से बेखबर कृष्णा अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में श्रीनगर में उसकी मुलाकात उसके ग्रैंडफादर के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के छोड़कर जाने और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। एक सच्ची घटना पर बेस्ड ये फिल्म 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूक लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीर पंडितों को ढूंढ कर उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं और न महिलाओं को बख्श रहे हैं न बच्चों को। पहले सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और इस पर विवाद भी बहुत हुआ। नंबर 3, परजानिया। यह फिल्म साल 2002 के गोधरा कांड के दौरान घटी एक पारसी जोड़े की रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसे आमतौर पर गुजरात दंगों के रूप में जाना जाता है, जो गोधरा ट्रेन जलने की घटना के बाद भड़क गया था। दंगों के दौरान 1000 से अधिक लोग इस हिंसा में मारे गए और भारतीय राज्य गुजरात में लगभग 300 लोग लापता हो गए और इसी इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म गुजरात राज्य में एक मुस्लिम कॉलोनी में रहने वाले एक पारसी परिवार की दिल तोड़ने वाली कहानी बताती है। फिल्म जिसमें नसरुद्दीन शाह, सारिका और फरजान दस्तूर जैसे स्टार आपको नजर आते हैं। राहुल ढोलकिया द्वारा निर्देशित ये फिल्म 2002 के गुजरात दंगों के दौरान लापता हुए कपल के बेटे फरजान के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन कुछ ऐसा घटता है जिसके बाद ये परिवार बिखर जाता है। 2 समुदायों के बीच अचानक हुए तनाव के बीच शहर में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं और इन्हीं दंगों के बीच अचानक फरजान लापता हो जाता है। लापता हुए फरजान के फादर साइरस उसे ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। निर्देशक ढोलकिया ने पूरी फिल्म में उस परिवार के अपने खोए बच्चे को लेकर उभरी तकलीफों को पर्दे पर बखूबी दिखाया है।
और इस फिल्म को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। नंबर 4 शिकारा 1990 में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के मजबूरी में छोड़कर जाने पर यह फिल्म बनी थी और इस फिल्म के लीड रोल में सादिया खिताब और आदिल खान जैसे एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हैं। आज से करीब 30 साल पहले 19 जनवरी 1990 को हजारों कश्मीरी पंडितों को आतंक का शिकार होकर अपना घर छोड़ना पड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्द ही अपने घरों में दोबारा से उसी तरह रह पाएंगे जैसे दशकों से रहते आते थे, लेकिन उनके पक्ष में कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठी। कई कश्मीरी पंडित अपने घर में फिर से रहने की आस अपने सीने में दबाए दुनिया से विदा भी हो गए। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म शिकारा इसी तथ्य के आसपास रखकर बुनी गई फिल्म शिकारा एक ऐसी ही फिल्म है। ये कहानी शिव और शांति की है जो कश्मीर में रह रहे सीधे साधे कश्मीरी पंडित होते हैं, जिसमें ये प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं। इनके लिए कश्मीर उतना ही है जितना सबका। कहानी साल 1989 की है और इस वक्त कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आतंकवाद पैर फैला रहा होता है। इसी दौरान लाखों कश्मीरी पंडितों को घाटी से बाहर किया जाता है। इसमें शिव और शांति भी शामिल होते हैं, जिन्हें अपना आशियाना छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ता है और इस दौरान उन्होंने किस तरह तमाम दर्द और तकलीफों को झेलते हुए खूबसूरती से अपनी जिंदगी को जिया, यही कहानी है। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने जिस तरह से अपनों से बिछड़ने के दर्द और अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने की तकलीफ और एक प्रेम की दास्तां को इस फिल्म में दिखाया है, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब आपके ही साथ हो रहा हो। और इस फिल्म को भी लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। नंबर 5 हामिद साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म हामिद भी कश्मीर पर आधारित है, जिसमें एक कश्मीरी बच्चे की कहानी दिखाई गई थी। 7 साल के बच्चे हामिद के पिता रहमत, जिस किरदार को निभाया है सुमित कौल ने, एक रात घर से निकलते हैं तो वो वापस घर नहीं लौटते। साल भर अपने पति को खोजती इसरत यानी एक्ट्रेस राशिका दुग्गल अपना सब कुछ भूल चुकी है, यहाँ तक कि अपने बेटे हामिद की भी सुध-बुध नहीं लेती। हामिद अपने पिता के लापता होने के बारे में उलझन में है और अपनी माँ राशिका दुग्गल से सवाल पूछता है, जो उससे बताती है कि वो अल्लाह के पास गए हैं। हामिद को पता चलता है कि उसके पिता अल्लाह के पास हैं। अपने पिता को वापस बुलाने के लिए उसे कई तरह के रास्ते बताए जाते हैं, जहां एक शख्स उसे जिहाद और पत्थरबाजी का रास्ता सिखाता है तो दूसरा शख्स उसे अपने पिता का काम सीखने की बात कहता है। लेकिन अपने पिता को अल्लाह के पास से वापस लाने के लिए हामिद एक आसान रास्ता चुनता है। वो अल्लाह को फोन मिलाता है। 786 अंक में वो जोड़ तोड़कर 10 अंक निकालता है और उस पर फोन लगाता है। फोन एक सीआरपीएफ जवान अभय यानी एक्टर विकास कुमार के पास मिलता है और फिर यहाँ से शुरू होती है हामिद और अभय की कहानी। हामिद और अभय के बीच होने वाली बातचीत से उस समय मासूम बच्चे और कश्मीर के हालातों को बखूबी दिखाया गया है। नंबर 6 बॉम्बे इस फिल्म में 2 अलग अलग धर्मों से आने वाले लवर्स की लव स्टोरी को दिखाया गया था कि वो घर से भागकर अपना रिश्ता कायम करते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उन्हें दंगों का भी सामना करना पड़ता है। इसका निर्देशन मणिरत्नम जैसे बड़े डायरेक्टर ने किया है और मुख्य किरदार में अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला ने निभाया है। ये फिल्म भारत के दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 की अवधि के दौरान हुई घटनाओं पर केंद्रित है। विशेष रूप से अयोध्या के बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद, फिर उसका तोड़ना, मुंबई में सांप्रदायिक तनाव होना और अंत में बम्बई में दंगे होना। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर शेखर मिश्रा नारायण और शैला बानो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि शेखर हिंदू और शैला मुस्लिम है और इस वजह से इनकी शादी को इनकी फैमिली बिल्कुल भी मंजूर नहीं करती, जिस वजह से शेखर और शैला ये दोनों कपल मुंबई यानी बॉम्बे भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। इसके बाद उसी दौरान फिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, जिसकी वजह से हर जगह दंगे होने लगे, जिसमें बॉम्बे भी शामिल था। शेखर और शैला अब जुड़वा बच्चे कमल बशीर और कबीर नारायण के माता पिता हैं। दंगों के दौरान शेखर के पिता और शैला के माता पिता पुरानी बातों को भूलकर उनसे मिलने आते हैं और एक दूसरे के बीच हुई दूरियों को मिटाकर रह रहे होते हैं और इन्हीं सब के बीच दोबारा दंगे भड़क उठते हैं, जिनमें शैला के माता पिता और शेखर के पिता जो इनसे मिलने आए होते हैं वो मारे जाते हैं और इस दंगे के कारण इनके 2 जुड़वा बच्चे भी इनसे बिछड़ जाते हैं। फिल्म की स्टोरी दंगों से प्रभावित होने वाले परिवारों के बारे में काफी अच्छे से दिखाती है और समझाती है और इस फिल्म को लेकर भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। नंबर 7 फिराक
इस फिल्म को साल 2008 में गुजरात में हुई हिंसा पर बनाया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि वहाँ के लोग इस हिंसा के बाद अपनी लाइफ को किस तरह से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा में कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रहते हैं उनका जीवन भी किसी दुख से कम नहीं होता है। इस सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में वो लोग भी आते हैं जिनका घर जला नहीं होता और कोई करीबी मारा नहीं गया। फिल्म में 6 कहानियां हैं जो आपस में गुथी हुई हैं। इस फिल्म के किरदार हर उम्र और हर वर्ग के लोग हैं, जिनकी जिंदगी के 24 घंटों को दिखाया गया है। पति परेश रावल का अत्याचार सहने वाली मध्यवर्गीय पत्नी दीप्ति नोवल को इस बात का पश्चाताप है कि वह दंगों के समय अपने घर के बाहर जान की भीख मांगने वाली महिला की कोई मदद नहीं कर सकी। संजय सूरी एक उच्च वर्गीय और पढ़ा लिखा मुस्लिम है जिसने हिंदू महिला से शादी की है। उसका स्टोर दंगों के दौरान लूट लिया गया और वह डर के मारे गुजरात छोड़कर दिल्ली जाना चाहता है। उसे अपना नाम बताने में भी डर लगता है क्योंकि धर्म उजागर होने का भय है। शाहाना का घर दंगों में जला दिया गया और उसे अपनी खास हिंदू सहेली के पति पर शक है और उनकी दोस्ती की परीक्षा इसी कठिन समय पर होती है। सड़कों पर घूमता एक बच्चा है जिसके परिवार को मार डाला गया है और वह अपने पिता की तलाश कर रहा होता है। एक बूढ़े मुस्लिम संगीतकार नसरुद्दीन शाह है जो इस सांप्रदायिक हिंसा से बेहद दुखी हैं। उनका नौकर उनसे पूछता है कि क्या आपको इस बात का दुख नहीं हो रहा कि मुस्लिम मारे जा रहे हैं। वे कहते हैं कि उसे मनुष्य के मरने का दुख है। और इन सब के बीच इस फिल्म के जरिए समाज पर दंगों से होने वाले बुरे प्रभावों को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। नंबर 8, एस्केप फ्रॉम तालिबान। ये कहानी एक बंगाली ब्राह्मण महिला सुष्मिता बनर्जी की जिंदगी की सच्ची कहानी पर आधारित है और सुष्मिता का रोल मनीषा कोइराला ने निभाया है। अफगानिस्तान से व्यापार के लिए भारत आए एक बिजनेसमैन जाबाज खान के साथ सुष्मिता की एक थिएटर रिहर्सल के दौरान मुलाकात होती है और फिर उन्हें प्यार हो जाता है। दोनों सभी से छुपाकर कुछ दिनों बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इस शादी के बारे में सुष्मिता के घर वालों को पता चलता है तो सुष्मिता का परिवार इस शादी को खत्म करने और अलग होने के लिए कहता है। सुष्मिता कोलकाता छोड़ अपने पति के साथ उसके घर अफगानिस्तान चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जाबाज खान ने पहले भी एक शादी कर रखी है। तब उनका दिल टूट जाता है, लेकिन तालिबानी जुल्मों के कारण अब वो वापस नहीं जा सकती थी। हार कर वो जाबाज के बाकी परिवार के साथ रहने लगती हैं। वहाँ रहते हुए सुष्मिता अपने परिवार और गांव की महिलाओं को अपने पतियों की मनमानी का विरोध और अपने हक की आवाज उठाने के लिए जागरूक करने लगती हैं। सुष्मिता की महिलाओं को जागरूक करने वाली बात जब तालिबानियों तक पहुंचती है तो वो उस पर बहुत जुल्म ढाते हैं। कुछ साल बाद गांव की मुखिया की मदद से सुष्मिता वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और भारत आकर सुष्मिता ने 1995 में अपनी ये कहानी लिखी थी। नंबर 9, माचिस। माचिस 1996 में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म है। इसे गुलजार ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म की कहानी एक छोटे शहर में रह रहे और प्रेम, आशा, संघर्ष और बदलते समाज के विषयों को दिखाती है। माचिस फिल्म की कहानी कैरेक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे चंद्रचूड़ सिंह ने निभाया है। वीरू एक केयरफ्री यंग लड़का होता है जिसकी जिंदगी एक ड्रामेटिक मोड़ ले लेती है जब पुलिस द्वारा उसके दोस्त के साथ बिना किसी कारण के काफी बदसलूकी और बुरा बर्ताव करने और पुलिस जांच और पूछताछ के नाम पर युवक को फंसाने के बाद पड़ोस के एक मासूम लड़के वीरू को इंसाफ न मिलने की वजह से वो एक आतंकवादी में बदल जाता है और वह 1980 के दशक में पंजाब विद्रोह के समय के दौरान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे मिलिटेंट्स के एक ग्रुप के साथ जुड़ जाता है और एक युवा उग्रवाद की हिंसा और उथल पुथल में फंस जाता है। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, वीरू के किरदार की सोच और उद्देश्य की परीक्षा होती है और अपने परिवार, प्यार और दोस्त पर अपने चुने हुए रास्ते की वजह से पड़ने वाले प्रभावों को महसूस करते हुए अपने आप से संघर्ष कर रहा होता है। फिल्म माचिस का टाइटल एक एग्जाम्पल है जो बताता है कि किसी भी नेशन के यंगस्टर्स माचिस की तीली की तरह हैं, जिनका इस्तेमाल दिया जलाने या फिर डायनामाइट उड़ाने वाले फ्यूज के लिए भी किया जा सकता है। फिल्म में दर्शाया गया है कि कैसे करप्ट पॉलिटिकल और पुलिस सिस्टम धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों को निशाना बनाने और उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए जानबूझकर पॉलिसीज और गलत तरीकों को लागू करते हैं। नंबर 10, किस्सा। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान एक सिख पंजाबी उबेर सिंह और अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस बात से अनसेटिस्फाइड है कि उसके पास अपने परिवार के वंश को चलाने के लिए कोई पुत्र नहीं है।
जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा एक लड़का होगा, लेकिन चौथी बार भी उसे बेटी ही होती है। जब उसके घर चौथी बार भी लड़की पैदा होती है तो वह उसे एक लड़के के तौर पर पालता है और उसकी परवरिश करता है। वह लड़की कंवर सिंह के नाम से बड़ी होकर अपने पिता के साथ ट्रक ड्राइवर बन जाती है। एक घटना के बाद कंवर का विवाह नीली के साथ तय कर दिया जाता है, जिसके बाद इन कैरेक्टर्स की लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जेंडर और इक्वालिटी को लेकर इस फिल्म में कई मायनों में काफी कुछ समझाया और दिखाया गया है। और इस फिल्म के कैरेक्टर कुबेर सिंह बेटी की इच्छा समाज को एक आईना दिखाती है, जो ऐसी मानसिकता रखकर बेटी और बेटे में फर्क करते हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद आपको भी समाज की इन बुराइयों के बारे में समझने में काफी आसानी होगी। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.